चलिए, इस एक्सप्लेने में हम एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन आम मिथक की बात करते हैं। हम अक्सर मानते हैं कि पुनर्जागरण या जिसे हम रेनेसा कहते हैं, वो सबके लिए एक जैसा एकदम सुनहरा युग था। मतलब ऐसा लगता है जैसे रातों रात कला और ज्ञान का कोई धमाका हुआ और पूरा यूरोप जगमगा उठा। लेकिन सच बताऊं तो असल कहानी इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई और मजेदार है। अब देखिए, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सांस्कृतिक पुनर्जन्म के इस मशहूर दौर का फायदा सच में सबको मिला था, या फिर यह सिर्फ कुछ गिने चुने अमीर और रसूखदार लोगों तक ही सीमित था। जब हम इतिहास को जरा करीब से खंगालते हैं तो पता चलता है कि शायद हम उस दौर की आधी आबादी की कहानियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इतालवी पुनर्जन्म यानी उस क्लासिक मिथक की। हम सब जानते हैं कि इसकी शुरुआत 14वीं सदी में फ्लोरेंस के उन स्वतंत्र और बेहद अमीर गणराज्यों से हुई थी। और इसी दौर से निकला था ये मशहूर विचार, मनुष्य ही सभी चीजों का मापदंड है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि उस समय के मानवतावाद या ह्यूमैनिज्म के पूरे फलसफे का निचोड़ है। इसी सोच ने प्राचीन ग्रीक और रोमन ज्ञान की फिर से वापसी करवाई। इसने इंसान को ब्रह्मांड के बिल्कुल केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। मतलब दुनिया को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल गया। लेकिन दिलचस्प बात तब होती है जब 15वीं सदी के आखिर में ये आंदोलन आल्प्स पर्वतों को पार करके उत्तर की तरफ पहुंचता है। यहाँ चीजें एकदम बदल जाती हैं। जहाँ इटली के नगर राज्यों में क्लासिक पौराणिक कथाओं और एक आदर्श सुंदरता पर जोर था, वहीं उत्तरी यूरोप के उभरते हुए राष्ट्र राज्यों ने यथार्थवाद यानी रियलिटी पर ज्यादा फोकस किया। उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी की बारीकियां और धार्मिक गहराई को अपना केंद्र बनाया। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। अब आते हैं इस बदलाव के सबसे बड़े उत्प्रेरक पर, प्रिंटिंग की क्रांति, जिसने इस पुनर्जन्म को हर जगह फैला दिया। जरा इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए, 2 करोड़। सच में ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। जर्मनी में जोहान्स गुटेनबर्ग ने जो मैकेनिकल मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस बनाई, उसने 15वीं सदी के अंत तक हाथ से किताबें लिखने के पूरे दौर को ही खत्म कर दिया। कुछ ही दशकों के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा किताबें छप चुकी थीं। उस जमाने के हिसाब से सोचें तो ये नंबर बिल्कुल अकल्पनीय था। इस छपाई मशीन ने एक तरह की सूचना क्रांति ला दी। ज्ञान अब सिर्फ बड़े बड़े महलों या मठों की दीवारों में कैद नहीं था। किताबें अचानक से सस्ती हो गईं, आम लोगों तक पहुंचने लगी। जो स्थानीय भाषाएं थीं उनका मानकीकरण हुआ, और सबसे बड़ी बात, विज्ञान और प्रोटेस्टेंट सुधार से जुड़े नए विचार इतनी तेजी से फैले कि समाज की नींव ही हिल गई। अब सोचिए, लोगों को अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए शारीरिक रूप से मिलने की जरूरत ही नहीं बची थी। और इसी दौरान एक और क्रांति हो रही थी, कैरावेल जहाज और खोज के नए युग की शुरुआत। यूरोप और उत्तरी अफ्रीका की जहाज बनाने की तकनीकें जब आपस में मिली तो उत्तरी इटली का जो व्यापारिक दबदबा था वो खत्म होने लगा। पैसा और पावर दोनों ही तेजी से पश्चिम की तरफ, पुर्तगाल, स्पेन और नीदरलैंड्स की ओर शिफ्ट हो गए। इस आर्थिक बदलाव ने उत्तरी पुनर्जागरण को सच में बहुत बड़ी ताकत दी। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, पुनर्जागरण की महिलाओं के लिए नियम। और यहीं से उन मानवतावादी अपेक्षाओं की कड़वी सच्चाई सामने आती है। साल 1976 में इतिहासकार जॉन केली ने एक ऐसा सवाल उठाया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने पूछा, क्या महिलाओं का भी पुनर्जागरण हुआ था? उनका तर्क था कि इस तथाकथित स्वर्ण युग में महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता असल में उससे पहले के मध्य युग के मुकाबले काफी कम हो गई थी। इस एक अकेले सवाल ने इतिहास को देखने के हमारे पूरे चश्मे को ही बदल दिया। अगर हम उस दौर के नियमों को देखें तो लियोनार्डो ब्रूनी और एरास्मस जैसे बड़े बड़े पुरुष विद्वानों ने संभ्रांत यानी एलीट महिलाओं के लिए बहुत ही सख्त नियम लिखे थे। उनके हिसाब से एक अमीर और पढ़ी लिखी महिला की बस एक ही खूबी होनी चाहिए कि वो एक ऐसी पत्नी बने जो किसी को नजर न आए। उसका काम सिर्फ बच्चों को पालना, घर संभालना और समाज में बिल्कुल चुप रहना था। अपनी अक्ल या ज्ञान का प्रदर्शन करना तो बहुत दूर की बात थी। उस वक्त की सोच किस हद तक महिला विरोधी थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। ये माना जाता था कि अगर कोई महिला सार्वजनिक रूप से कुछ बोल रही है तो वो सीधे तौर पर उसके चरित्र के भ्रष्ट होने का सबूत है। मतलब महिलाओं की आवाज को पूरी तरह से दबा देना ही उस वक्त का सबसे बड़ा नियम बन गया था। लेकिन रुकिए, ये पूरी कहानी नहीं है।
अब बात करते हैं महिलाओं के वास्तविक अनुभव की, जहां हमें अवज्ञा, शिक्षा और ईगो डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। इतिहास के पन्नों से हमें कुछ ईगो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। ये दरअसल महिलाओं की अपनी लिखी डायरियां, संस्मरण और आत्मकथाएं हैं। और ये दस्तावेज साबित करते हैं कि एलीट महिलाएं कोई बेचारी या मूर्ख दर्शक नहीं थीं। वो पढ़ रही थीं, सोच रही थीं और पितृसत्ता की उन बेड़ियों के खिलाफ अपनी घुटन और गुस्से को शब्दों में उतार रही थीं। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ उनसे चुप रहने और दब कर रहने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ लॉरा सेराटा जैसी महिलाएं शिक्षा के हक के लिए लड़ रही थीं। इस्सोटा नुगारोला ने तो एक विद्वान बनने के लिए महिलाओं की पारंपरिक भूमिकाओं को ही ठुकरा दिया, और मैरी लेजार्स डी गोर्नाय जैसे नामों ने समानता पर लिखकर पुरुषों से वो सम्मान हासिल किया जिसकी वो हकदार थी। इन शानदार महिलाओं ने अपनी शिक्षा को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। लॉरा सेरेटा का ये विचार देखिए, जहां वो शादी को एक ऐसी साझेदारी मानती हैं जो आपसी सम्मान और ईमानदारी पर टिकी हो। ये उन किताबों और नियमों के मुंह पर एक सीधा तमाचा था जो महिलाओं से सिर्फ बिना शर्त समर्पण की मांग करते थे। ये इस बात का पक्का सबूत है कि महिलाएं अपने अधिकारों और समाज में अपनी जगह को लेकर खुद सवाल कर रही थीं और नए सिरे से सोच रही थीं। तो इस पूरे एक्सप्लेनेर का निचोड़ क्या है? यही कि ये पूरा दौर उन आम इतिहास की किताबों से कहीं ज्यादा उलझा हुआ और जटिल था। इटली के शानदार महलों से लेकर उत्तरी यूरोप की शोर मचाती प्रिंटिंग प्रेस तक, और पुरुषों को मिली नई आजादी से लेकर महिलाओं के उस खामोश लेकिन मजबूत संघर्ष तक, पुनर्जागरण कोई एक सीधी सरल कहानी नहीं है। ये अलग अलग बदलावों का, तकनीकी छलांगों का और सामाजिक उथल पुथल का एक बहुत बड़ा जाल है। और इसीलिए इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए हमारे सामने ये एक बहुत ही गहरा सवाल छूट जाता है। क्या ये सच में हर किसी के लिए एक नया जन्म था, या फिर आधुनिक सामाजिक समानता के लिए शुरू हुई एक नई लड़ाई का बस पहला पन्ना? खैर, जवाब जो भी हो, इतिहास को इस नई और आलोचनात्मक नज़र से देखने का असली मजा ही कुछ और है।